उन्हीं के समाज के हमारे गरीब लोग बैठे हुए हैं हमारी विधानसभा में, जिनकी तरफ पलट करके नहीं देखा। उन्हीं में से कुछ अपने रिश्तेदारों को देखने का काम आपने किया। तब आपको गरीब नहीं दिखाई दिया, तब आपको दलित नहीं दिखाई दिया, तब आपको पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। आप उसी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उसी भारतीय जनता पार्टी में कूद कूद करके जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुए तो जय श्री राम को आप गाली दिए। उसी पार्टी में रह करके आप बहन जी जिंदाबाद लगाते रहे। और 30 साल जिस पार्टी ने आपको पल्लवित और पोषित करने का काम किया, 30 साल बाद निकल करके तब आपको आदरणीय मायावती जी के अंदर आपको 1000 कमियां नजर आई। जातियां बहुत छोटी होती हैं, जमात बहुत बड़ी होती है। मैं जमात की राजनीति करने पर विश्वास रखता हूं। सभी जात वर्ग भाषा के बोलने वाले लोगों को साथ लेकर के चलने की बुनियाद ही हमारी राजनीति है। किस तरीके का आपको सहयोग मिला और किस तरीके से उससे बाहर आए? एक तो आपके बड़े भाई के साथ जो दुखद घटना हुई उसके बारे में, और एक आपके सहयोगी थे जिनके साथ भी जो है हत्या हुई और आपके ऊपर भी गोलियां लगी, 2 गोलियां आपको लगी थी। नमस्कार, आज बातचीत की श्रृंखला में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बात करेंगे जिसके बारे में कोई भी सूक्ष्म परिचय देकर उसकी राजनीति का, उनके संघर्षों का विवरण करना सही नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्तित्व के बारे में राजनीति के ककहरे से शुरू होकर और वर्तमान राजनीतिक पंडित मानते हैं कि वो एक प्रोफेसर हो गए हैं राजनीति के। और संघर्ष ऐसा कि उनकी बातचीत और पहनावे को देख के आपको लगेगा इतने सरल, और उस कठोरता के बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे जिसने अपने शरीर पर 2-2 गोलियां तक झेली। इस बातचीत को हम शुरू करते हैं मनोज पांडे जी के साथ। सर, स्वागत करता हूं मैं इस बातचीत में। नमस्कार सर, इस बातचीत में मैं मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व और आपके शुरुआती जीवन को समझना चाहूंगा। आपका जन्म ऊंचाहार में हुआ और आपकी शुरुआती पढ़ाई भी ऊंचाहार में हुई। कैसा रहा आपका शुरुआती बचपन का समय? ऊंचाहार हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, परंतु जन्म हमारा रायबरेली शहर में हुआ। ऊंचाहार रायबरेली जनपद में ही आता है। और हमारी प्रारंभिक एजुकेशन वो भी रायबरेली ही रही। रायबरेली से ही हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने वहीं से किया, और बाद में पीएचडी हमने बाहर से किया। आपका जो शुरुआती जीवन था बचपन में, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, जो वर्तमान में एक सधा हुआ राजनीतिज्ञ है, बचपन में वो कैसा बच्चा था? एक स्कूली या ओबीडियंट बच्चा, या कुछ चुलबुले शरारती बच्चे होते हैं? आप किस तरीके का आपका बचपन था, अगर आप उसके बारे में कुछ यादें साझा करें हमसे। सामान्य रूप से जैसे बच्चे होते हैं वैसे मैं भी था। एक सामान्य परिवार से मैं ताल्लुक भी रखता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी एजुकेशन हुई है इंटर तक की, और फिर वहीं के एक डिग्री कॉलेज में वहीं से हमने बीए किया, फिर एमए किया हमने वहीं से। और सामान्य रूप से जैसे सब लोगों का रहता है बचपना, वैसे मेरा भी रहा है। हाँ, ये ठीक था कि बचपन से ही हमारे मन में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की एक मजबूत भावना रहती थी। गलत चीज़ों को मैं बहुत स्वीकार नहीं कर पाता था। वो गलत बात अगर हमारे टीचर भी करते थे, और मैं कई बार टीचरों से पिट भी जाता था, लेकिन अगर हमें लगता था कि टीचर भी हमारे गलत बोल रहे हैं तो मैं उस पर टोकता था और उसमें अपना विरोध दर्ज कराता था। लोगों के साथ न्याय हो, ये मन में भावना रहती थी। कमज़ोर की, गरीब की, पीड़ित व्यक्ति की मदद हो, उसको न्याय मिले, ये एक हमारे ब्लड में भी था। परिवार की पृष्ठभूमि भी यही रही है कि हम लोग न्याय देखना चाहते थे, न्याय लोगों को मिले, इसके लिए हम लोग काम भी करते थे। आपने जैसे अभी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की, आप कुछ और डिटेल में बताएंगे अपने पिताजी के बारे में, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, अपने भाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में अगर और आप बताएं, ताकि जो आपके लोग, आपके चाहने वाले लोग हैं, उनको आपके बारे में और जानकारी मिले। हम 4 भाई थे। एक भाई हमारे इंजीनियर, एक हमारे जो भाई नहीं रहे जिनका मर्डर हो गया, स्वर्गीय राकेश पांडे, जो बीएससी एजी एग्रीकल्चर से रहे। एक हमसे छोटा भाई है, और जो सबसे छोटा भाई है वो भी डॉक्टर है। फादर भी हमारे पेशे से चिकित्सक ही रहे हैं। माँ हमारी एक घरेलू महिला थी, और उन्होंने हम सब भाई बहनों को संघर्षों से, कठोर परिश्रम से न केवल परवरिश किया, बल्कि अच्छी शिक्षा और दीक्षा और संस्कार भी देने का काम किया।
ये हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। आपने जैसे बताया कि आपने पढ़ाई की और पढ़ाई में आप औसत से बेहतर थे हमेशा, लेकिन फिर ये राजनीति का आपके मन में कब से लगा कि आपको राजनीति की तरफ जाना चाहिए सक्रिय रूप से? कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो व्यक्ति को प्रेरित करती है। मेरे जीवन में भी एक घटना ऐसी आई कि हमारे यहाँ शहर में एक व्यापारी के साथ लूट की घटना घटी, और उस लूट की घटना में वो जगह जगह दर दर न्याय मांगने के लिए और न्याय लेने के लिए वो दौड़ते रहे। अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे, अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, और उनसे हमारी भी कहीं मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी बात बताई। उस विषय को लेकर के मैं भी जिले के सक्षम अधिकारियों से मिला। जब हमें रिस्पांस नहीं मिला तो वो पहला हमारा दिन था आंदोलन का, जिस पर मैंने घंटाघर चौराहे पर अपने नौजवान साथियों के साथ उस लूट की घटना को लेकर के धरने पे मैं बैठ गया, और वो धरना हमारा करीब 12 घंटे चलता रहा। जब धरने को हटाने के लिए कई बार लाठीचार्ज किया गया, कई बार उसमें बल प्रयोग किया गया, लेकिन धरना हमारा बंद नहीं हुआ। अंततः वहाँ जिले के अधिकारियों को झुकना पड़ा और उनको हमसे बात करनी पड़ी, और मैंने उसमें एक टाइम बाउंड उन अपराधियों को पकड़ने और उस व्यापारी जिसके साथ लूट की घटना हुई थी, जिसको चोटें भी लगी थी, उसको न्याय दिलाने की बात की। और हमें खुशी है कि 48 घंटे के अंदर वो जो लुटेरे थे वो पकड़े गए, वो जेल गए, उनके पैसे की बरामदगी हुई, और उसी के बाद हमने कभी पलट करके नहीं देखा। छात्र जीवन से लेकर और छात्र राजनीति तक मैं लगातार सक्रिय रहा, और लंबे समय तक व्यापारियों की राजनीति में भी रहा। 1995 में पहली बार मैंने अपना कोई एक बड़ा जनता का चुनाव लड़ा। रायबरेली एक बड़ी नगर पालिका है। 95 में आदरणीय नेताजी, जिनको हम लोग सम्मान से नेताजी कहते हैं, जो आज हम सबके बीच में नहीं है, श्री मुलायम सिंह जी, उन्होंने 1995 में बिना टिकट मांगे हुए, बिना कोई इच्छा व्यक्त किए हुए हमको रायबरेली नगर पालिका का अध्यक्ष का टिकट दिया। फिर 2000 दिया, फिर 2000 भी जीता मैं वहाँ से, और फिर राजनीति में लोगों का सहयोग, समर्थन, हमारे रायबरेली के लोगों का, परिवार तुल्य लोगों का, सब बड़े लोगों का आशीर्वाद, और लोग हमारे साथ उस संघर्ष में, हमारी उस राजनीतिक लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे। 2004 में फिर नेताजी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उसमें भी उनके साथ स्टेट मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला हमें। 2007 उत्तर प्रदेश की लम्हुआ, जो चांदा के नाम से जानी जाती है, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने का, सुल्तानपुर से जी। 2012 ऊंचाहार की सम्मानित जनता ने हमें मौका दिया, वहाँ से विधायक बनाया, और 2012 से 17 की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कृषि मंत्री, आईटी, धर्मार्थ, वैकल्पिक ऊर्जा और तमाम विभागों में काम करने का अवसर मिला। और तब से आज तक लगातार ऊंचाहार की जनता जो अपने इस बेटे और भाई को मौका देती चली आई, और लगातार बहुत कठिन चुनावों में, कठिन चुनौतियों का हमारी जनता, हमारे मतदाता और हमारे कार्यकर्ता भाई उसमें हिमालय पर्वत की तरह अड़ के हमारे साथ रहते हैं, और लगातार चुनाव जिताने का काम किया। मनोज जी, आपकी राजनीतिक सफर पे, राजनीतिक कदमों पे और राजनीतिक आपके वर्चस्व पे हम चर्चा और करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वो ग्रेजुएशन का दौर के कुछ किस्से, कुछ कहानियां आपसे जरूर समझना चाहूंगा। ग्रेजुएशन के दौर में आपका क्या पहले से ये तय था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या दूसरा प्रोफेशन कुछ और आप उसके लिए तैयारी कर रहे थे? फिल्मों का किस तरीके से शौक था? दोस्तों के किस तरीके के माहौल थे? ग्रेजुएशन का एक जो माहौल होता है युवाओं का, वो बहुत ही अलग तरीके का होता है, और जनसेवा का एक जो वर्तमान में परिवेश है वो अलग होता है। तो आपका वो किस तरीके का था, अगर आप कुछ बताना चाहें? नहीं, देखिए, व्यक्ति सोचता है, कल्पनाएं करता है, और अपना ध्येय और उपदेश भी बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो व्यक्ति कोई उपदेश और ध्येय, अडिग ध्येय नहीं बनाएगा, वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। एक किसी बड़े फिलासफर ने कहा कि पेंडुलम की घड़ी वो दिन भर चलती रहती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। मंजिल पर यदि आपको पहुंचना है तो आपको रास्ते चुनने होंगे, और उन रास्तों पर आपको मजबूती से पहुंचने के लिए आपको प्रयत्न भी करने पड़ेंगे, प्रयास भी करने पड़ेंगे। राजनीति का पहले कोई बहुत ऐसा मन में नहीं था। पहले जब आप मैं क्या पढ़ता रहा तो मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा, और यूपी की फुटबॉल की जूनियर टीम का मैं कैप्टन रहा। स्टेट खेला मैंने। अच्छा।
अंडर 19 हमने इंडिया टीम में भी खेला फुटबॉल में। मैं हैंडबॉल का भी स्टेट का खिलाड़ी रहा, इंटर यूनिवर्सिटी खेला कई बार, खेलने का भी शौक रहा हमें। मैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। फुटबॉल में आप क्या करते थे? अगर आप फुटबॉल में आप क्या डिफेंड करते थे या क्या थे, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आपके जो लोग हैं मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था। अच्छा। सेंटर फॉरवर्ड में खेलता रहा फुटबॉल में, जी। और सेंटर फॉरवर्ड का ही मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा। फिर कुछ समय दौर ऐसा आया कि हमारे पिताजी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। परिवार बड़ा था, उसकी जिम्मेदारी हम पर आई। पिताजी का जो बिजनेस था उसको भी हमें देखना पड़ा, और कुछ समय तक हम अपने परिवार को संभालने में और परिवार को पुनः खड़ा करने में हमें एक लंबा समय लगा। जी। क्या उम्र रायबरेली रही की होगी जनता, आपकी? उस अगर समय हमारी उम्र 18-19 साल रही है, लेकिन कम उम्र में वो आया। लेकिन परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने वो शक्ति दी हमें कि उसने सहारा दिया, हमारे शुभचिंतकों ने सहारा दिया, हमारे परिवार ने पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े होकर के हमें उस लड़ाई को भी लड़ने का अवसर दिया। उस आपदा, जो एक दैविक आपदा आई थी, उससे हम लोग लड़े, फिर उससे ऊपर आए। और हमने, जैसा आपको बताया, 1993 में मैं राजनीति में आ गया था, समाजवादी पार्टी में। जी। और समाजवादी पार्टी का मैं युवजन सभा का प्रदेश का महामंत्री, माननीय नेताजी ने हमें वो मौका दिया था, हमें बनाया था। जी। 95 पहला चुनाव लड़ाया, फिर 2000 रायबरेली नगर पालिका का चुनाव लड़ाया, और मैं वहाँ से जीता भी। और रायबरेली नगर पालिका का ही अध्यक्ष नहीं रहा, पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी 534 नगर पालिकाएं हैं जी। और नगर पंचायतें हैं, उसका भी प्रदेश अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ। और केवल अध्यक्ष ही नहीं रहा, नगर पालिका अधिनियम 1916 के जितने प्राविधान रहे हैं जो अध्यक्षों को सूट नहीं करते थे, या उस समय के लिए वो तार्किक नहीं थे, जैसे उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ करता था, मेंबर्स जो चुन करके आते थे वो आधे से अधिक होकर के 1.5 साल बाद अध्यक्ष को हटा देते थे। मैंने इसकी लड़ाई लड़ी। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और नगर विकास मंत्री आदरणीय लालजी टंडन जी हुआ करते थे। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ तो मैंने इस पर लंबी बात की उन लोगों से। अब मैंने कहा ये कानून तब का लाया हुआ है जब म्यूनिसिपल बोर्ड में हुआ करते थे और उसमें चेयरपर्सन्स का चुनाव मेंबर्स किया करते थे। लेकिन भारत के 73-74 अमेंडमेंट के आ जाने के बाद, जब भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये तय कर दिया गया कि अब इनका चुनाव पब्लिक करेगी, कहीं 50,000 मतदाता होगा, कहीं 1 लाख होगा, कहीं 3 लाख होगा, कहीं 5 लाख होगा। उस समय जब सीधे पब्लिक से चुन करके व्यक्ति आता हो और उसको चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस ला करके हटा दें, ये पब्लिक और लोकतंत्र और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 243 ए और बी, ये उसका उल्लंघन है। जनता उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ना कि मेंबर उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। मैंने इसका विरोध किया और हमें खुशी है कि उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को उत्तर प्रदेश में हटवाने का सौभाग्य और श्रेय हमें मिला। सरकार हमारी बात को मानी। अंततः हमारे जो राज्य सम्मेलन था सारे चेयरपर्सन्स का, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और नगर विकास मंत्री आदरणीय स्वर्गीय लालजी टंडन जी की उपस्थिति में सरकार ने उसकी घोषणा की और कैबिनेट और हाउस में ला करके उस नियमों का परिवर्तन किया। और यही नहीं, लोकल बॉडी और डेवलप करे और अच्छा काम कर सके। उस समय राज्य वित्त और 15वें वित्त में अधिकारियों का बहुत मकड़ जाल था, अधिकारियों के हाथ में ही फाइलें हुआ करती थी। तो जो एक संविधान की मंशा थी जिसने इन पंचायतों को एक तीसरी सरकार की संज्ञा दी, भारत का जो संविधान है उसने 3 सरकारें मानी है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट। लोकल बॉडी गवर्नमेंट जस्ट लाइक ग्राम पंचायतें, जस्ट लाइक जिला पंचायत, जस्ट लाइक टाउन एरिया और नगर पालिका। तो इनको उसने माना है कि एक तीसरी सरकार है जो एक स्वायत्त संस्था है जिस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, इनको काम करने का मौका देना चाहिए। उस पर बहुत अंकुश थे। उन पर हमने अधिकारियों का जो दबाव था, अधिकारियों पर जो फाइलें जाती थी, उनमें हमने शासनादेश चेंज कराए। अध्यक्ष ऑनरी पोस्ट है, उसको कोई वेतन, कोई उसको भत्ता नहीं मिलता था, लेकिन अगर वो किसी अपने क्षेत्र के व्यक्ति को चाय पिला सके उसके लिए भी शिष्टाचार वेग की शुरुआत हमने कराई। अध्यक्षों को किसी श्रेणी का प्रोटोकॉल नहीं था, श्रेणी 2 में उनके प्रोटोकॉल को जारी कराया हमने। और उत्तर प्रदेश का आज भी जो चेयरपर्सन है या जो प्रधान है, वो मनोज पांडे को जरूर याद करता है कि उस मकर जाल से हटवाने का काम हमने किया। उस पॉलिटिकल लड़ाई को लड़ते लड़ते, और नगर पालिका में हमें इस चीज़ का फख्र है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष
पद छोड़े हुए हमें लगभग 20 साल हो गए, लेकिन आज भी नगर पालिका रायबरेली में गलियों में हमारे काम को देखा जा सकता है और हमें इस बात का गर्व है कि वहाँ की जनता आज भी कहती है कि मनोज पांडे जैसा काम न भूतो न भविष्यतो रायबरेली नगर पालिका में किसी ने नहीं किया। और उस समय भारत ने में जो 4 अच्छी नगर निगम और नगर पालिकाएं और टाउन एरिया के अध्यक्षों को सम्मानित किया गया था, उसमें मनोज पांडे को नंबर 2 पर रखा गया था। भारत की सर्वश्रेष्ठ अच्छा काम करने वाली नगर पालिका में रायबरेली, उसमें हमें भारत सरकार ने सम्मानित भी किया था, हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन ये सब के पीछे केवल हमारे कार्य नहीं थे, इन सब के पीछे हमारे जो शुभचिंतक थे, जो हमारे नौजवान भाई थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन सब का पीछे हमारे सपोर्ट था, उनका हाथ था, हमारे मतदाताओं का हाथ था। उन्होंने कभी हमें विचलित नहीं होने दिया। व्यक्ति का जीवन है, मेरा मानना है, मैं कहता हूँ बहुत लोग हैं जिनके जीवन फूलों पर चल करके आए होंगे, हम कांटों पर भी चले हैं, जख्म भी सहे हैं, जैसा आपने कहा। तमाम चुनौतियां आई हमारे जीवन में, हम पर अटैक्स हुए, गोलियां लगी, हमारे भाई की हत्या हुई, फिर हमारे साथी की हत्या कर दी गई। इस तरीके कई बार हम पर अटैक भी होते रहे, लेकिन मैंने अपने जीवन में सच को कभी गलत और गलत को कभी सच ये स्वीकार नहीं किया। यही मनोज पांडे की पहचान है। आपने आपने बहुत सारी बात की, इसकी में से बहुत सारी बातें हैं जिस पे मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस गुण के बारे में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्प रखने वाले बहुत सारे राजनीतिक वो मंत्र आपसे जानना चाहेंगे कि आप सपा से राजनीति करते थे, भाजपा सरकार जो है प्रदेश में थी, इतने बड़े बड़े काम आपने करा लिए, वर्तमान में आप उस समय भी नेताजी जिसे धरतीपुत्र कहा जाता है उसके बड़े करीबी हुआ करते थे, वर्तमान समय में चाणक्य जिसे भारतीय राजनीति का कहा जाता है उनका भी आपसे विशेष प्रेम है। तो ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास, ऐसी कौन सी मिठाई है जो आपको राजनीति के शीर्ष वर्चस्व के लोगों को भी विशेष प्रेम मिल जाता है? नहीं, कोई मंत्र नहीं है हमारे पास। हमारी जो अपनी विचारधारा है, जो सिद्धांत है, जीवन जीने का जो मकसद है, वही हमारी पूंजी है। सीधे सीधे चलता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ, और मेरा मानना है कि व्यक्ति जिसकी अपनी खुद की बातों की मर्यादा ना हो, खुद का अपना चरित्र ना हो, उसकी अपनी जबान की कीमत ना हो, ऐसा व्यक्ति एक मरे हुए शव की तरह होता है। मनोज पांडे जिंदा हैं तो जिंदा दिखाई भी पड़ेंगे। मैंने कभी अपने सिद्धांतों से, अपनी विचारधाराओं से न समझौता किया है, न समझौता करेंगे। हम राजनीति में धन कमाने के लिए, राजनीति में ऐशो आराम करने के लिए, राजनीति में केवल किसी पद और प्रतिष्ठा से लाभान्वित होने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति हमारे लिए सेवा का एक मार्ग है, सेवा का एक साधन है, सेवा का एक रास्ता है। अपने इस राजनीतिक दायित्वों पर रहते हुए उन लोगों को जिनको इंसाफ मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, उन तक हम पहुंचे, उन्हें उम्मीद दिलाएं, उनको इंसाफ दिलाएं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिले। यही जीवन के मकसद को लेकर के राजनीति करते रहे। ये ठीक बात है। सच को बहुत बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और सच पर आरोप भी बहुत लगते हैं। राजनीति में अगर आरोप नहीं लगेंगे तो किसी बहुत बड़े समाजशास्त्री ने भी कहा कि राजनीति खुद में एक काले काजल की कोठरी है, जो जितना घुसेगा उतना ही उसके ऊपर दाग लगेगा। लेकिन दाग अगर किसी कमजोर के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाने के लिए, किसी कमजोर व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी एक गरीब व्यक्ति को मकान दिलाने के लिए, एक गांव में सड़क बनवाने के लिए, एक अबला बेटी जिसकी लोग इज्जत पर हाथ डालते हों उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने पर अगर ऐसे कलंक लगते हों तो ऐसे कलंक हमारे लिए स्वागत के योग हैं। उसको मनोज पांडे सदैव स्वीकार करते रहेंगे। और मेरा मानना है पद और प्रतिष्ठा वो आती जाती रहती है, व्यक्ति का चरित्र एक जैसा होना चाहिए। आपने एक सवाल किया कि नेताजी हमें बहुत मानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। नेताजी का बहुत स्नेह हमारे साथ रहा। नेताजी ने सदैव
एक पुत्र की तरह उन्होंने हमें सहारा भी दिया, मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और 30 साल एक राजनीतिक दल में जो व्यक्ति रायबरेली जैसे देश की धुरी केंद्र जो रहा हुआ था, जिसने कई बार देश को प्रधानमंत्री दिया, वहां से जनता के आशीर्वाद से जीत करके आता रहा हो, एक दल एक नेता के साथ हमने राजनीति करने का काम किया। उसमें नेताजी का भी कहीं ना कहीं वो रहा हमारे साथ, और बहुत उनका स्नेह रहा। आपकी मुलायम सिंह यादव जी से पहली मुलाकात अगर आपको कुछ याद आ रहा हो कि कब किस तरीके से हुई? नहीं, लामाटीन में एक रैली थी, व्यापारियों की रैली, मैं उसमें युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था जी। और मैंने उस मंच पर नेताजी के विरुद्ध बोला था। अच्छा। नेताजी ने उस पर भी कई बार हमारा नाम लिया, फिर नेताजी ने अपने घर बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों बोला, तो हमने उस समय वो जो मन में हमारी चीजें थी छात्र जीवन से, उस पर मैंने नेताजी के सामने रखा। नेताजी ने उसको स्पष्ट किया, तो मुझे लगा कि नहीं, नेताजी सही कह रहे हैं, नेताजी की विचारधारा अच्छी है। फिर नेताजी के साथ में जुड़ गया। आप जब राजनीति की शुरुआत कर रहे थे तो उस समय आपका रोल मॉडल कौन था, या आपका कुछ ऐसा चेहरा या कोई ऐसा नाम जिसको देख के लगता था कि मैं राजनीति करूंगा तो इनके जैसी राजनीति करूंगा, या ऐसा कुछ कोई रोल मॉडल के लिए राजनीति में कोई चेहरा था? कोई रोल मॉडल नहीं था उसमें। कोई हमने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि जिसको हमने अपने लीडर के रूप में या अपने आइकॉन के रूप में हमने चुना हो। मैं बहुत हमारा बचपना था, 18-19 साल की उम्र में मैं राजनीति में आ गया था, एजुकेशन के साथ ही राजनीति में आ गया था जी। राजनीति एजुकेशन काफी दिन तक साथ चली हमारी। लेकिन नेताजी बड़े दिल के व्यक्ति थे, नेताजी अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, तो नेताजी से विचारधाराएं हमारी मिली और एक लंबे समय तक नेताजी के साथ हम रहे। और मेरा ये मानना है, एक पॉलिटिकल व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक किसी पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, छोटा पद हो या बड़ा हो, उसको कम से कम अपने आचरण और अपने जीवन को ऐसा रखना होगा, उसे लगता होगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि उसी को सब कोई देखता है और सबकी नजर उस पर रहती है। उसको प्रयास किया कि उसको अच्छा बना करके रखें। आज हम आपके साथ हैं, आपके पक्ष में अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। आपसे हमारी वैचारिक मतभेद होते हैं तो आप हमको गालियां देते हैं, हम में 100 कमियां आप बताते हैं। ये राजनीति की परंपराएं हैं, ये चलती रहेंगी। बेसिक जो आचरण है उस पर मनोज पांडे के 30 साल के राजनीतिक जीवन पर कोई उंगली नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कोई बेईमानी भ्रष्टाचार को आरोप नहीं है, कोई चारित्रिक आरोप नहीं है, और सदैव इसी जीवन को मैं जीता रहा हूं। अब जो मैंने बात की थी कि धरती पुत्र के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक चाणक्य, आपने ये तो बताया कि मुलायम सिंह के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसी रही, अमित शाह जी के साथ आपकी पहली मुलाकात? मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय अमित शाह जी से प्रभावित रहता था जी। भारत पिछले 20 सालों से 2 मुकाम पर लड़ रहा था। एक मुकाम हमारा जो हमारी सीमाएं हैं, जिसके उस तरफ दुश्मन देश बैठे हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि हमारे दुश्मन देश हैं, दुश्मन देश के सिपाही हैं। उनसे तो भारत की सेना लड़ ले रही थी, लेकिन एक आंतरिक गृह युद्ध भारत में चल रहा था। मणिपुर जल रहा था, त्रिपुरा जल रहा था, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का आंशिक हिस्सा, मध्य प्रदेश का लगा हुआ हिस्सा नक्सलाइट से चल रहा था। जम्मू कश्मीर के हालात क्या बने हुए थे। भारत कहीं ना कहीं एक आंतरिक युद्ध की तरफ चला गया था। कितनी सरकारें आई गई, लोग भाषण देते रहे, लोगों ने पार्लियामेंट में कहा हम इसको आंतरिक आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन वो बढ़ता चला गया। पंजाब के आतंकवाद से लेकर के अगर आप इस श्रृंखला को देखें तो भारत अंदर से जल रहा था। हमने एक लोगों को देखा नहीं, उनको पढ़ा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत के बंटवारे के बाद भारत की रियासतों को तोड़ने के लिए, भारत को अखंड करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत की कल्पना की, उस पर अडिग रहे और कड़े फैसले भारत के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने दिए। एक लंबा अंतराल भारत की राजनीति में आ गया, उस अंतराल को अगर किसी ने भरने का काम किया
तो भारत के दूसरे लौह पुरुष आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने करने का काम किया। जिस तरीके से भारत के अंदर के आंतरिक आतंकवाद को, नक्सलाइट को खत्म करके राज्यों को एक अच्छी स्थिति में, एक शांति व्यवस्था को कायम करने का, लोगों को जीवन को सुरक्षा देने का जो कठोर मजबूत कदम उठाया, शायद ये इच्छा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, जिनको हमने पढ़ा था, देखा था, जो हमारे पूजनीय हैं, हमने आदरणीय अमित शाह जी के अंदर देखा। इसलिए मैं उनसे प्रभावित था, हूं, उनके कार्यों के कारण। उन्होंने जो देश के लिए काम करने का काम किया। आपकी उनकी पहली मुलाकात आपको अगर आप बताना चाहें, आपको याद हो कि कब हुई थी, या पहली बात क्या हुई थी, या उनसे आपकी कभी कुछ ऐसी व्यक्तिगत बात हुई जो आप जनता के बीच में बताना चाहें? आपके घर आए थे वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनसे मुलाकात सबकी संभव तुरंत नहीं हो पाती, व्यस्तता रहती है। हमारी उनकी पहली मुलाकात 2024 में हुई। ये सार्वजनिक मंच की मुलाकात थी? नहीं, माननीय गृह मंत्री जी का एक दिन फोन आया जी। माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे हालचाल लिए। मेरे लिए निश्चित रूप से वो बहुत अविस्मरणीय दिन है। भारत का इतना बड़ा नेता, और नेता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इतने बड़े दिल का व्यक्ति, जिसके लिए मैंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, एक कई सदी बीत जाने के बाद, भारत माता में, भारत देश में एक माता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह मजबूत इरादे रखने वाला राष्ट्रभक्त गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को पैदा किया, जिसने भारत को आंतरिक सुरक्षा को पुनः स्थापित करने का, और आतंकवाद के विरुद्ध जिस लड़ाई को लोग लड़ने की कल्पना नहीं करते थे, उस इच्छा शक्ति से लड़ने का काम किसी ने भारत में किया तो आदरणीय अमित शाह जी ने करने किया। तो उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा और आपके यहाँ भोजन करूंगा। तो मेरे लिए निश्चित रूप से इससे गौरवान्वित करने वाला और गर्व का कोई और दूसरा दिन नहीं हो सकता। और मैंने उनसे पूछा कि सर आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं बस आपसे बात करने के बाद 2-2.5 घंटे में दिल्ली से चल के आपके यहाँ आऊँगा। और वो आए, उन्होंने भोजन किया और लंबी उनसे हमारी बातचीत हुई। मैं उनसे प्रभावित रहता था, उनके जो निर्देश थे उनका हमने पालन किया। ये बिल्कुल सही बात है। जब अमित शाह जी आपके घर आए, पूरे प्रदेश की राजनीति में एक हल्ला सा मच गया, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा के भी बहुत सारे नेता को ये सौभाग्य नहीं मिला होगा कि अमित शाह उनके घर आए, और ये इच्छा तो सबकी है क्योंकि वर्तमान समय में भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें अमित शाह का नाम है। लेकिन उस समय तक आपको ऐसा माना जा रहा था कि आप सपा नेता हैं और इस तरीके से, फिर भी अमित शाह जी का आपके घर आना हुआ। हाँ, ये बड़ी बात है। मैंने कहा बड़े दिल की बात। नेता बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल जो माननीय अमित शाह जी का, वो कम नेताओं में आपको मिलेगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में भी आज किदवंतियां भी हैं और लोग कहते भी हैं और इतिहास भी है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिल इतना बड़ा, इतना उदार है। तो मैंने कहा कि नेता बड़ा कितना है ये जरूरी नहीं है, दिल कितना बड़ा है ये जरूरी है। और मैंने कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत बड़े दिल के नेता हुआ करते थे, और मैंने देखा कि आदरणीय गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति के, सबसे ज्यादा जिनके अंदर राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में रहने वाले 135-140 करोड़ लोगों के लिए जो भावना है, उनके लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत की राजनीति में मैंने 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करते हुए कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विधायक सांसदों के लिए, अपने देश के लिए, अपने विभाग के लिए काम करते हुए मैंने एक नेता को देखा, उनका नाम आदरणीय अमित शाह जी है। और मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उन्होंने हमें सम्मान देने का काम किया। मैं इसके लिए उनका बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा आपकी राजनीतिक जो आपके चुनावी दौर का जो आपका संघर्ष रहा उसके बीच में, उसी बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी राजनीति की नहीं, जो चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो चुनाव हमारे बहुत कड़े रहे हैं। जब मैं 2012 रायबरेली लड़ा सुल्तानपुर के बाद जी, तो उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो बसपा के कई विभागों के बहुत ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, प्रदेश में बसपा की सरकार जी, मेरा सवाल यही बनने वाला था कि आपका बहुत ज्यादा संघर्ष राजनीति कड़ी में। चुनौतियां थी जी, थाने का सिपाही से लेके होमगार्ड से लेके जिले का कलेक्टर तक जी, उनकी मर्जी का रहता था। जी, लोगों को प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। जो हमारी मीटिंग कराते थे उनको ऊपर मुकदमे लिखवाते थे। और जिस तरीके से प्रशासनिक गुंडागर्दी हमने उस समय देखी, उस समय भी
धन्य है ऊंचाहार की जनता, ऊंचाहार के हमारे सपोर्टर, हमारे कार्यकर्ता। मैं 10 जन्म लूं तब भी मैं उनके ऋण को उतार नहीं सकता ऊंचाहार के लोगों का, जिन्होंने उसका भी सामना किया। लोगों पर मुकदमे लिखे जाते रहे, लोगों पर लाठियां चलती रहीं, लोगों को थाने में ठूंस करके भरा जाता रहा, पैसे की गड्डियां बट रही थी, पुलिस की गाड़ियां पैसे बांट रही थी। उस समय भी इसी लोकतंत्र में ऊंचाहार की जनता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक सिखाने का काम किया और अपने सामान्य बेटे मनोज पांडे को जिताने का काम किया। 2017 का चुनाव आया, उस चुनाव में भी उन्हीं से लड़े जी। 2022 भी हम लड़े। तो आज हम जिस दल में कार्यकर्ता के रूप में, उस दल से भी लड़े बिल्कुल। और देश के हमारे तमाम सम्मानित नेता हमें हराने गए, लेकिन ऊंचाहार की जनता ने हमें जिताने का काम किया। ये हमारा बीता हुआ दिन है। लेकिन ठीक है, राजनीति में हर दल अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा, ये लोकतंत्र का एक पहलू है। इस पर हमें न किसी से कोई नाराजगी है और न इस पर कोई अटकलें हैं, न इस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं ये आपने बिल्कुल सही कहा, अभी आप दूसरे दल में हैं, लेकिन मैं आपका व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपकी जितनी ऊंचाहार में जो राजनीतिक लड़ाई थी वो कई दशक, एक दशक तो कम से कम आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ उनके पुत्र के चुनाव के रूप में लगातार रहा। फिर एक ऐसा भी समय आया कि समाजवादी पार्टी में वो आए और बहुत कद्दावर तरीके से उनका स्वागत किया गया। उस समय आपको पार्टी में या जनता, ऊंचाहार की जनता के बीच में, क्योंकि बीच में ऐसा भी एक कह सकते हैं अफवाह थी या चर्चा गर्म थी कि ऊंचाहार से टिकट जो है उनके पुत्र चाह रहे थे, तो इस समय आप राजनीति में किस तरीके का सामंजस्य बना रहे थे, या मन में कहीं तो ये टीस रह रही होगी कि यार जिस आदमी से मैं जीवन भर लड़ा, जो जनता उसके विरोध में मुझे जिता रही। नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, उनसे भी नहीं है कोई व्यक्तिगत लड़ाई जी। ऊंचाहार आइए देखिए, जिन लोगों ने बसपा में रह करके आदरणीय बहन जी के नारे उछल उछल करके लगाते थे, जो दलितों की बात करते थे जी, कुछ अपने चंद्र मुट्ठी भर लोगों को, तो उनके बड़े बड़े स्कूल बन गए, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई जी। जो लोग 2000 रुपए महीने की जिनकी इनकम नहीं थी, वो 200 करोड़ रुपए की इनकम के उनके सोर्सेस हो गए। उनके पास 4 पहिया गाड़ियां 10 हो गई, ट्रकें हो गई, बसें हो गई, बिल्डिंगें खड़ी हो गई। लेकिन वो शोषित, जिसकी शोषित बात करते हैं, जिसको शोषित शब्द देते थे, जो कमजोर समाज का व्यक्ति था, वो टुकुर टुकुर देखता था, जिसको हमने वोट दिया, ये अपने केवल परिवार के लिए राजनीति कर रहा है। मेरी लड़ाई इस बात की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि आइए, मैं तो कहता हूँ लोगों से आए, मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आइए आप रायबरेली। सामाजिक समरसता क्या होती है, समता मूलक समाज की संरचना क्या है, आइए हम रायबरेली में दिखाते हैं। आप रायबरेली में प्रवेश करेंगे, सारस होटल पर आपको आदम का झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई की आपको मूर्ति दिखाई देगी। तो दाहिनी तरफ आपको बड़ा स्वागत द्वार मलिक मोहम्मद जायसी द्वार मिलेगा। तो एक तरफ आपको हिंदी को खड़ी भाषा के रूप में परिभाषित करने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, उनका स्वागत द्वार मिलेगा। तो राणा भी नहीं, माधव द्वार भी आपको मिलेगा, तो बीरापासी द्वार भी आपको मिलेगा। और जब ऊंचाहार आएंगे तो आपको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वार भी मिलेगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क बनवाने का भी सो अवसर हमको मिला। तो वहीं आपको माहेपासी किला भी देखने को मिलेगा, माहेपासी किले का द्वार भी देखने को मिलेगा। तो सामाजिक समरसता, समाज के सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम मनोज पांडे ने किया। मैं किसी एक जाति से नहीं जीतता हूं, मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहता हूं, सभी जात के लोगों ने मनोज पांडे को प्यार दिया, स्नेह दिया। तमाम तरीके के हमारे ऊपर रिसर्च किए गए, तमाम तरीके के हमले किए गए, तमाम तरीके के जातवाद चलाए गए। हमें खुशी है ऊंचाहार की जनता ने केवल ये कहा कि मनोज पांडे हमारा बेटा, हमारा भाई, जो हमारी सेवा में खड़ा रहता है, हम उसके साथ खड़े हैं। उस ताकत ने हमें जिताया। तो तमाम इस तरह की शक्तियां लगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेही है हमारी जनता के प्रति, अगर हम निस्वार्थ भाव से, अच्छे मन भावना से काम कर रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर भी हमारी मदद करता है। स्वामी प्रसाद से हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है, भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। किसी दूसरे व्यक्ति को उसके धर्म में दखलंदाजी करने का, अशोभनीय टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग अनुच्छेद में ये धाराएं प्रदत्त हैं। स्वामी प्रसाद आए समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी का गमछा डाल करके हमारे क्षेत्र में ही सीधे आए, 29 मीटिंगें किया, और उन्होंने सब मीटिंगों में सार्वजनिक रूप से कहा कि मनोज पांडे को हराना है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि वो परमपिता परमेश्वर के आदेश को और गांव के रहने वाली हमारी गरीब जनता के निर्णय को बदल दें। ऊपर परमपिता परमेश्वर और नीचे हमारी जनता है।
जो ढाल की तरह हमारे साथ खड़ी होती है, उसको 1000 स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि उसके निर्णय को बदल दे। लोकतंत्र में उसी की हैसियत चलेगी, और संस्कार में और भावना में और आस्था में परमपिता परमेश्वर को नहीं हम उस निर्णय को बदल पाए। लेकिन भारत है, विभिन्न वर्ग, जात, समुदाय, भाषा को बोलने वाले लोग हैं देश में। आप भगवान राम को गाली देंगे, माँ सीता के बारे में इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, भगवान ब्रह्मा के बारे में इस तरीके की बात आप करेंगे, गंगा नदी को नाला कहेंगे आप। आपने माँ दुर्गा के बारे में कहा, माँ लक्ष्मी के बारे में आपने कहा। यह अधिकार किसको है? आप जब सत्ता में रहते हैं तो आपको परिवार याद आए, अपनी जात के कुछ गिने हुए अपने रिश्तेदार आपको याद आए। उन्हीं के समाज के हमारे गरीब लोग बैठे हुए हैं हमारी विधानसभा में, जिनकी तरफ पलट करके नहीं देखा। उन्हीं में से कुछ अपने रिश्तेदारों को देखने का काम आपने किया। तब आपको गरीब नहीं दिखाई दिया, तब आपको दलित नहीं दिखाई दिया, तब आपको पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। आप उसी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उसी भारतीय जनता पार्टी में आप कूद कूद करके जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुए तो जय श्री राम को आप गाली दिए। उसी पार्टी में रह करके आप बहन जी जिंदाबाद लगाते रहे। और 30 साल जिस पार्टी ने आपको पल्लवित और पोषित करने का काम किया, 30 साल बाद निकल करके तब आपको आदरणीय मायावती जी के अंदर आपको 1000 कमियां नजर आई, तब आपको वो भ्रष्ट नजर आई। अब उनके खिलाफ बोलने लगे। जिस जनता दल में आपका जन्म हुआ, उन्हीं बीपी सिंह के खिलाफ आपने मोर्चा खोलने का काम किया, उन्हीं चंद्रशेखर जी को आपने गाली देने का काम किया। आप कांग्रेस में भी गए, फिर आप समाजवादी पार्टी में आए, और फिर समाजवादी पार्टी ने आपको विधान परिषद सदस्य बनाया, आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, फिर समाजवादी पार्टी को गाली देने का काम किया। आपका चरित्र क्या है? आपने किसको अच्छा कहा, किसको खराब कहा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं आज भी कहता हूं डंके की चोट से कि जिन लोगों ने अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, राजनीति विचारों की है, सैद्धांतिक विचारधारा आज नहीं मिलेंगी। या जो हमारी जो मूल विचारधारा है, मनोज पांडे की मूल विचारधारा है, कमजोर गरीब के लिए खड़ा रहना है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, अन्याय करना भी नहीं, अन्याय सहना भी नहीं है, सही बात को पूरी मजबूती से कहना है। जीवन का यही मूल मंत्र है। और लोगों को उनकी हिस्सेदारी देनी है, लोगों को जो उनके हक की चीजें उन तक मिलनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। आपने कहा कि आप विपक्ष में भी लेकर के काम कराते थे। हाँ, बिल्कुल कराता था, ये मेरी ड्यूटी है। सत्ता और विपक्ष, कभी कोई सत्ता में रहेगा, कभी कोई विपक्ष में रहेगा, कभी कोई विपक्ष में रहेगा, कभी कोई सत्ता में रहेगा, यही लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन जनता ने चुन करके विधायक के रूप में भेजा कि हमारी सड़क के लिए लड़ाई लड़िए, थाने से इंसाफ दिलाइए, तहसील से इंसाफ दिलाइए, पीने को पानी मिले हमें। तो उसके लिए जो सरकार रहेगी, तो सिस्टम तो सरकार के हाथ में, तो सरकार के पास जाएंगे, क्षेत्र के लिए मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमको जनता ने यही जिम्मेदारी दी है, और मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊंचाहार की जनता का आपको विशेष प्रेम मिला, ना कि सिर्फ ऊंचाहार बल्कि पूरे रायबरेली की जनता का। क्योंकि अगर इसके लिए एक उदाहरण की मैं बात करूं, जब ऐसा कहा जाता है, सभी राजनीतिक पंडित या विपक्षी दल भी दबे मन में ये स्वीकार करता है कि जब मोदी लहर थी और पूरे प्रदेश में सभी सीटें लगभग विपक्षी पार्टियां हार रही थी, अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी आपकी पार्टी के समर्थन से, रायबरेली फिर भी जीती, और आपको तो हमेशा जीत मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए आपको समाजवादी पार्टी से कब ऐसा लगा कि अब यहां मेरा मन नहीं मिल रहा है? क्या वो कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री वो एक पिन पॉइंट था जहां से वो हुआ, लेकिन वो आखिर कौन सा समय था जब आपको लगा कि अब मुझे मेरे सिद्धांतों को इस पार्टी लाइन के साथ नहीं बन पा? देखिए, मैं पुरजोर इस बात का समर्थक हूं, जातियां बहुत छोटी होती हैं, जमात बहुत बड़ी होती है। मैं जमात की राजनीति करने पर विश्वास रखता हूं। सभी जात, वर्ग, भाषा के बोलने वाले लोगों को साथ लेकर के चलने की बुनियाद ही हमारी राजनीति है। तो किसी जात से, सब जातियों का हमको प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, और सब जातियों के हम बनाए हुए मनोज पांडे हैं। मेरा अपना अलग से अपना व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, सबका आशीर्वाद, सबकी मदद, वो मनोज पांडे की पूंजी है। परंतु मैंने आपसे कहा कि जिस व्यक्ति ने भारत के 125 करोड़ लोगों के आस्था के केंद्र को गाली दे, 125 करोड़ लोग जो सुबह और शाम
प्रातः उठने पर जिनके लिए बंदनी हो, रात में उनको प्रणाम करके जो लोग सोते हो, आप उन्हें गाली देंगे? आप उस रामचरितमानस को जो गांव-गांव में पढ़ी जाती है, लोगों की आस्था उनके प्रति है, लोग उनको सामने रख करके संकल्प लेते हैं कि जीवन में ये काम करें, उसको आप फड़वाएंगे? अब उसको लखनऊ की गलियों में पैर से रंधवाएंगे? मनोज पांडे की ये विचारधारा की विपरीत है। आप एक जाति के अपने कुछ रिश्तेदारों को पल्लवित और पोषित करेंगे, अब बाकी को ठुकराएंगे, ये मनोज पांडे की विचारधारा के विपरीत काम था। ये मनोज पांडे को न तब स्वीकार था, न ये अस्वीकार है, और ये बात सही है कि मैंने इसका विरोध कोई आज नहीं किया। मैंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए जब जब इस तरीके के गंदे बयान दिए गए हैं, मनोज पांडे जिंदा, मैंने पहले भी कहा कि जिंदा रहते हैं, जिंदा दिखाई पड़ते हैं, उस समय भी मैंने इसका प्रबल विरोध किया, और ना कि केवल कमरे में किया, सार्वजनिक रूप से किया। हाउस में जरूरत पड़ी तो विधानसभा के इन द फ्लोर भी मैंने कहा, मीडिया में जहां जरूरत पड़ी मीडिया में भी मैंने कहा, और सार्वजनिक मंचों से मैंने कहा कि हम किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन हमारी आस्था से अगर कोई खिलवाड़ करेगा, ये भी मनोज पांडे किंचित मात्र स्वीकार नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के भी बहुत करीबी थे जब ये सब बयानबाजी हो रही थी। आपने सार्वजनिक रूप से भी कहा, तो जरूर पार्टी के अंदर भी ये बात कही होगी। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया थी। क्या ऐसा था कि बैकडोर से अखिलेश यादव का ये प्रयोग था, या ये सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी था? क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी भी इसका खंडन नहीं किया। आप अंदर थे, अंदर क्या चल रहा था आपने बात की होगी जरूर। कैसी प्रतिक्रिया रहती थी, आपको क्या लगता है? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन रास्तों से हम आगे बढ़ चुके हैं, एक अलग रास्ते पर हम चल पड़े हैं, इसलिए हम बहुत भूतकाल के उस पर नहीं जाना चाहते। भविष्य जो सामने है, जो देश का भविष्य, आज देखिए देश कई तरीके के संकटों से घिरा हुआ है। मेरा मानना है कि देश में कई मौके ऐसे आते हैं जहां पक्ष और विपक्ष नहीं रह जाता, देश सर्वोपक्ष पर रहता है। उसमें देश के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है, शायद दुनिया का ये पहला देश होगा भारत, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, लेकिन इतना बड़ा भी लोकतांत्रिक है कि आज विपक्ष के लोग भारतीय सेना पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी शौर्य वीरता, उनके किए गए कार्यों, और इस पाकिस्तान और भारत के बीच में चले इस 90 घंटे के युद्ध के बारे में कमियां ढूंढते मिल रहे हैं, पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। युद्ध की भी एक रणनीति और एक नीति होती है, युद्ध की भी एक मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं पर अगर विस्तृत बात करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन उनकी मर्यादाएं हैं। चाणक्य ने उनकी नीतियों को लिखा है, युद्ध को कैसे लड़ा जाएगा। युद्ध के समय सामान्य रूप से देश की जनता, उस राज्य की जनता, वो क्या बोलेगी और क्या करेगी, उस पर भी कमियां निकालेंगे। भारत के वो शहीदों ने, उन सैनिकों ने जो अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनकी बहादुरी पर उंगलियां उठेंगी। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य है। मैं अपने उन सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, कुछ मुद्दों पर ठीक है, पक्ष है और विपक्ष है, आप सरकार के कार्यों, सरकार की योजनाओं का आप निंदा करिए, अपनी पार्टी को अच्छा कहिए, लेकिन भारतीय सेना को, भारत के संवैधानिक जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे हमारा वो आयोग हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, इनको इनसे बचाइए, इनसे बचाइए। देश को किस तरफ आप लेके जाने, कौन लोग हैं? नारे क्या लगाए थे 1 जुलाई को? खटाखट 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 8800 रुपए। आप फटाफट फटाफट वादा करके वोट लेके भाग गए। इन वादों से चलेगा देश? अरे आपको देखना है तो देखिए, सीखिए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल कहा नहीं सबका साथ सबका विकास, अगर कोविड के बाद, कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी थी, पूरा विश्व घुटने टेक दिया, भारत के प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, लेकिन तब से वो राशन आज तक चल रहा। जाति नहीं है उसमें पार्टी नहीं, कौन समाजवादी है, कौन बसपा है, कौन कांग्रेस का, सबको राशन। आवास दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो ये कहने से नहीं काम चलेगा, अंगीकृत करने से काम चलेगा। ये बड़ा दिल दिखाया भारत के प्रधानमंत्री जी ने। कोई दल नहीं है, आज आप गांव में चले जाइए, हाथ उठवा लीजिए, पार्टी पूछ लीजिए, कोई पार्टी का नाम बता सकते हैं, लेकिन राशन हाँ मिल रहा। भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं मिल रही, हाँ मिल रही। देखिए, आप बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बात बड़ी बड़ी करने वाला व्यक्ति भारत में कभी बड़ा व्यक्ति नहीं बना। बात को सही
और जमीन पर धरातल पर उतारने वाला व्यक्ति ही बड़ा बना है। इसमें हम धन्यवाद देंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि कम से कम उन्होंने जो कहा वो करने का काम किया। और मैंने आपसे कहा, जो व्यक्ति अपने उसूलों से बहुत बाहर जाएगा, विचारधारा वही है जो कल थी, विचारधारा नहीं अंतर। कल भी कमजोर, गरीब, प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित के साथ खड़ा होना था, अन्याय के विरुद्ध लड़ना था। आज भी वो लड़ेंगे, वही मनोज पांडे हैं। लेकिन कर कौन रहा है ये काम? अगर ये काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम वो कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़े होंगे। धारा 370 को ले लीजिए, किस चीज का डर था? भारत जब अखंड भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक कहते हैं। एक देश में दो विचारधारा, दो नियम, दो कानून, दो सुविधाएं कैसे चलेंगी? जब हम कहते हैं भारत एक है, तो भारत में तो एक तरीके का कानून चलेगा। इस दृढ़ इच्छा शक्ति का काम लाने का काम अगर किसी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया और आदरणीय अमित शाह जी ने करने का काम किया, जो भारत के हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी हैं। तो कथनी और करनी में जब अंतर रहेगा, जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। मनोज जी, मैं आपसे भविष्य में और प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति पे चर्चा करूं, उससे पहले मैं 2 बिंदुओं पर आपकी जो आपके साथ व्यक्तिगत जीवन में हुआ बहुत दुखद था, उस पर जानना चाहूंगा कि उन घटनाओं में आपको किस तरीके से खुद को संभाला, किस तरीके का आपको सहयोग मिला और किस तरीके से उससे बाहर आए। एक तो आपके बड़े भाई के साथ जो दुखद घटना हुई उसके बारे में, और एक आपके सहयोगी थे जिनके साथ भी जो है हत्या हुई और आपके ऊपर भी गोलियां लगी, 2 गोलियां आपको लगी थी। उस पूरे मामले को अगर आप बताना चाहें किस तरीके से, क्या और जब आपकी भी सरकार रही, क्या उस पर फैसला आया, किस तरीके का आपको व्यक्तिगत सहयोग मिला, क्योंकि ये सब व्यक्तिगत हानियां थी आपकी। हाँ, निश्चित रूप से मेरे लिए जीवन में इसे दुखद और इस अपूर्णीय क्षति कोई दूसरी नहीं हो सकती। हमारे वो बड़े भाई ही नहीं थे, हमारे गार्जियन भी थे, पिता भी थे, और मैं जो कुछ हूं उनके आशीर्वाद से हूं। और 151 का मुकदमा नहीं था कभी उनके ऊपर, वेल एजुकेटेड व्यक्ति थे। लेकिन जब अन्याय के खिलाफ आप लड़ेंगे तो नुकसान होगा। वो अपूर्णीय क्षति हमको हुई, लंबे समय तक, कई वर्षों तक संघर्ष चला। उस समय आपका विवाद अखिलेश सिंह जी से था या? बिल्कुल। तो नुकसान भी हुआ, लेकिन लड़ते गए। हमें खुशी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम तरीके के निर्णय दे करके पल्लवित पोषित किया, हमें संरक्षित किया। माननीय उच्च न्यायालय ने, कई बड़े राजनेताओं ने भी हमारी मदद किया। खट्टे मीठे दोनों अनुभव हैं, कहीं से नुकसान हुआ, कहीं से फायदा हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा हम पर रही। हमारे शुभचिंतक कमजोर सही लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे साथ खड़े रहे। राजनीति में ये संघर्षों में नुकसान और फायदे होंगे, लेकिन हमने पहले कहा, वही फिर दोहराना चाहता हूं, जब आप किसी उसूल और विचारधारा को लेकर के चलेंगे तो आप केवल लाभ के लिए और कमाने के लिए ही सारे काम नहीं कर सकते। कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। राजनीति में आपके विरोधी आपके ऊपर ब्राह्मणवाद या इस तरीके की राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस घटना का जिक्र करें कि आप किस सम्मेलन में गए थे जिसके बाद आपके ऊपर गोली चली और 2 गोलियां आपको लगी। नहीं, वो हमारे पटेल भाइयों ने मांग किया था। एक खसपरी गांव था, उस गांव का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखना चाहते थे। उस गांव को सिटी से लाइट दिलाना चाहते थे, डेवलपमेंट का पैसा देना था उस गांव में। और एक मांग बहुत दिनों से हमारे यहाँ रायबरेली में थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगे। उस पर कुछ लोगों का विरोध था और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें पटेल समाज करीब 10,000 लोग इकट्ठा थे। उस मीटिंग के बाद मैं चला था, हमारे ऊपर सोचलित हत्याओं से हमला हुआ। हमारे एक साथी रामेश्वर पांडे, उनकी दुखद मृत्यु भी हो गई, हम भी घायल हुए। और लेकिन वो मूर्ति भी लगी, 15 दिन के अंदर लगी। जिस उपदेश बड़ा था, उपदेश पूरा करने पे कुर्बानियां होंगी, नुकसान होगा, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी लगी। बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में लोग उसमें आए, और जो ध्येय था, जो विचारधारा थी, उस पर काम किया गया। मनोज जी, कौन वो लोग थे जिनको नहीं पसंद थे सरदार पटेल की मूर्ति लगना और जिसकी वजह से आपको अपने साथी के कुर्बानी भी देनी पड़ी? अगर अब ये मैंने आपसे कहा कि
दो तरीके की विचारधाराएं चलेंगी, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक के साथ चलना बहुत आसान है, सकारात्मक के साथ चलने में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। ये तो व्यक्ति को तय करना है कि हमें किस तरफ चलना है, तो हमने उसी को चुना कि हम सकारात्मक चलेंगे। तो वो बीती बातें जो हो गई, अब आगे और भी चुनौतियां हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग राजनीति में जो आए हैं ईश्वर की कृपा से और जनता की कृपा से, अभी बहुत कुछ करना है, जनता के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहूँगा, रास्ते कठिन हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, लेकिन कठिन रास्ते और बड़े रास्ते को छोड़कर हम कुत्सित राजनीति भाई को भाई से बांटकर छोटे रास्ते पे चलना बंद करें। विजन लेना है तो आइए विजन लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह, सबका साथ सबका विकास। जनता है, आप अच्छा काम करेंगे आपको मौका देगी, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल लाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।